हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स बाय टांसल आली बुक के बारे में। राघव एक ऐसा इंसान था जो अपनी लाइफ में हर चीज़ जल्दी सीखने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन हकीकत ये थी कि जितना वो सीखने की कोशिश करता उतना ही उलझ जाता। ऑफिस में काम का प्रेशर, नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, राघव की जिंदगी एक ऐसे पेंडुलम की तरह हो गई थी जो हमेशा टाइम और स्ट्रेस के बीच झूलता रहता था। एक शाम जब वो अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था, उसने एक किताब देखी। किताब का नाम था हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स बाय टांसल आली। राघव ने किताब उठाई और सोचा, 48 घंटे में कुछ भी सीखना? ऐसा कैसे हो सकता है यार? कोई भी स्किल सीखने में तो महीनों लगते हैं। लेकिन किताब के बैक कवर पर लिखी लाइन ने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी। मास्टर द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो किताब खरीदकर घर ले आया। उस रात उसने फैसला किया कि सुबह सबसे पहले वो इसे पढ़ेगा। अगली सुबह अपनी कॉफी का मग लेकर राघव ने किताब के पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। चैप्टर का टाइटल था मास्टरिंग मेमोरी टेक्निक्स। राघव ने पढ़ना शुरू किया। लेखक टांसल आली ने शुरुआत में एक बड़ा पॉइंट दिया था, मेमोरी इजंट जस्ट अ स्किल, इट्स एन आर्ट। ये लाइन सुनकर राघव को लगा कि शायद उसने सही किताब चुनी है। टांसल ने एक दिलचस्प टेक्निक समझाई थी जिसे कहते हैं मेमोरी पैलेस। राघव को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, मेमोरी पैलेस? ये कोई महल बनाने की बात है क्या? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे समझ आने लगा कि यह टेक्निक कितनी क्रांतिकारी हो सकती है। टांसल ने लिखा था कि हर इंसान के दिमाग में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, जैसे आपका घर, आपका स्कूल या वो रास्ता जो आप रोज ऑफिस जाते समय देखते हो। इन जगहों को आप अपनी यादों का एक स्टोर रूम बना सकते हो। राघव ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उसने किताब में लिखा स्टेप पढ़ा, पिक अ प्लेस यू नो वेरी वेल, इट कुड बी योर होम। उसने तुरंत अपने घर की कल्पना शुरू की। अपने लिविंग रूम से लेकर किचन और बेडरूम तक उसने हर डिटेल को अपने दिमाग में विजुअलाइज किया। अगला स्टेप था एसोसिएट ईच लोकेशन विद द इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिमेंबर। टांसल ने समझाया कि अगर आपको कोई नई चीज याद रखनी है तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पहले से पता है। राघव ने इसे ट्राई करने का सोचा। उसने अपने लिविंग रूम में रखे सोफे को चुना और सोचा, मान लो मुझे फोटोसिंथेसिस याद रखना है तो मैं इस सोफे को एक बड़े हरे पत्ते की तरह देखता हूं जो सूरज की किरणों को सोख रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और इस इमेज को जितना हो सके उतना डिटेल में देखा। पहली बार में उसे कुछ अजीब लगा। उसने खुद से कहा, यार ये सब कुछ फिल्मी लग रहा है, ये मेरे काम कैसे आएगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले स्टेप को आजमाया। अब किचन में उसने न्यूटन के गति के नियम याद रखने की कोशिश की। उसने कल्पना की कि उसकी डाइनिंग टेबल पर एक सेब रखा है और वो सेब अचानक टेबल से गिरता है। उसने सोचा, पहला नियम, एक वस्तु शांति में रहती है, और उसने इस इमेज को बार बार रिपीट किया। कुछ घंटों बाद राघव को लगा कि यह टेक्निक सच में काम कर रही है। शाम को जब वो अपनी बुक बंद करके बाहर टहलने गया तो उसने खुद को टेस्ट करने का सोचा। उसने खुद से पूछा, राघव बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? और तुरंत उसके दिमाग में हरे पत्ते वाला सोफा आ गया। उसने फिर खुद से न्यूटन्स लॉज पूछे और टेबल से गिरता हुआ सेब उसके सामने था। राघव को लगा कि जैसे उसने कोई सुपर पावर खोज ली हो, लेकिन यह बस शुरुआत थी। टांसल ने सिर्फ मेमोरी पैलेस तक ही सीमित नहीं रखा था, उन्होंने विजुअलाइजेशन की पावर भी समझाई थी। राघव को यह बात समझ आई कि जब आप किसी चीज को याद रखने के लिए उसे ज्यादा रंगीन और एग्जैजरेटेड बनाते हो तो वो चीज दिमाग में और गहराई से छप जाती है। उस रात जब राघव बिस्तर पर लेटा तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो एक असली महल में खड़ा है। उस महल में उसके हर कमरे में कोई ना कोई जानकारी छुपी हुई है। लिविंग रूम में फोटोसिंथेसिस के बड़े बड़े हरे पेड़ हैं। किचन में न्यूटन्स लॉज के गिरते हुए सेब हैं, और उसकी बालकनी में उसके स्कूल के पुराने टीचर खड़े हैं, उसे फॉर्मूलाज सिखा रहे हैं। सपने में वो महल किसी जादुई किताब की तरह खुल रहा था। हर बार जब वो एक नया दरवाजा खोलता उसे कोई नई जानकारी याद आ जाती। सुबह जब वो उठा
तो उसे महसूस हुआ कि यह सपना उसकी लाइफ को बदल सकता है। उसने तय किया कि वो अब हर दिन इस टेक्निक को और गहराई से सीखेगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मुझे बहुत सारी चीजें याद रखनी होंगी तब ये टेक्निक काम करेगी। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया। राघव ने किताब का अगला चैप्टर खोला, स्पीड रीडिंग और इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन। वो पहले से ही मेमोरी पैलेस टेक्निक से इतना प्रभावित था कि उसे यकीन था ये चैप्टर भी उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने किताब पढ़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में एक नई दुनिया के दरवाजे खुलने लगे। तांसल ने शुरुआत में लिखा था कि स्पीड इज द की टू लर्निंग बट ओनली इफ यू कैन बैलेंस इट विथ कॉम्प्रिहेंशन। राघव ने यह लाइन पढ़ी और सोचा, सही बात है, जल्दी जल्दी पढ़ना तो ठीक है, पर अगर समझ ही नहीं आया तो फायदा क्या। पहली टेक्निक थी मिनिमाइजिंग सब वोकलाइजेशन। तांसल ने समझाया कि अक्सर लोग पढ़ते वक्त हर शब्द को मन में दोहराते हैं, जैसे कि वो साइलेंटली बोल रहे हों। ये आदत हमारी रीडिंग अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। राघव को यह सुनकर लगा, अरे यार, ये तो मैं ही करता हूं, हर लाइन मन में बोलता हूं, जैसे खुद को समझा रहा हूं। तांसल ने इस आदत को तोड़ने के लिए एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब भी आप पढ़ें तो अपनी उंगलियों से टेक्स्ट पर पॉइंटर की तरह चलाएं। इससे आपकी आंखें शब्दों पर फोकस करेंगी और दिमाग शब्दों को सीधे प्रोसेस करेगा, बिना उन्हें दोहराए। राघव ने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। उसने किताब को खोला और अपनी उंगली को टेक्स्ट पर रखा। पहले तो कुछ अजीब लगा, जैसे कोई बच्चा किताब पढ़ना सीख रहा हो, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे लगा कि उसकी स्पीड सच में बढ़ गई है। उसने खुद से कहा, वाह, यह सच में काम करता है। मेरी आंखें अब टेक्स्ट के पूरे ब्लॉक को पढ़ रही हैं, न कि सिर्फ एक एक शब्द। तांसल ने दूसरी टेक्निक बताई, फोकसिंग ऑन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। उन्होंने समझाया कि अगर आप हर शब्द पर ध्यान देंगे तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक बार में पूरे वाक्य या पैराग्राफ को देखेंगे तो आपकी समझ और स्पीड दोनों बढ़ जाएंगी। राघव ने इसे भी ट्राई किया। उसने किताब के अगले पेज पर अपनी नजरें दौड़ाईं और कोशिश की कि वो हर वाक्य को एक ब्लॉक की तरह देखे। पहले उसे कुछ दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस की उसे लगा कि उसकी आंखें पूरे वाक्य को स्कैन कर सकती हैं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो मैजिक जैसा लग रहा है, मैं इतनी जल्दी पढ़ सकता हूं और समझ भी आ रहा है। इसके बाद तांसल ने प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि पढ़ने से पहले अगर आप टेक्स्ट को जल्दी से स्किम कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। उन्होंने इसे 4 स्टेप्स में तोड़ा। 1. हेडिंग्स पढ़ें। सबसे पहले टेक्स्ट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर ध्यान दें। 2. मुख्य बिंदु पर फोकस करें। पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइनों को पढ़ें। 3. चंकिंग करें। टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 4. पर्पस सेट करें। खुद से पूछें कि आप इस टेक्स्ट से क्या सीखना चाहते हैं। राघव ने इस प्रोसेस को भी ट्राई किया। उसने अपनी ऑफिस रिपोर्ट को जल्दी से पढ़ने की कोशिश की, जो हमेशा उसे लंबी और बोरिंग लगती थी। उसने पहले सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी, फिर हर सेक्शन का पहला और आखिरी वाक्य। इसके बाद उसने पूरी रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा। उसने खुद से कहा, मुझे बस ये समझना है कि इस रिपोर्ट का मेन पॉइंट क्या है और मुझे क्या क्या एक्शन लेने हैं। राघव को लगा जैसे उसके पास अब एक सुपर पावर है। उसने 20 मिनट में वो रिपोर्ट पढ़ ली, जिसे पढ़ने में उसे आम तौर पर 1 घंटा लग जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तांसल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स दीज टेक्निक्स सेकंड नेचर। राघव को समझ आ गया था कि अगर वो इन चीजों को रोजाना प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। उसने एक रूटीन बनाया। अब वो हर दिन सुबह 15 मिनट स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस करता। उसने सबसे पहले अपने पुराने मैगजीन आर्टिकल्स पर काम शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वो एक बार में ज्यादा टेक्स्ट को स्कैन करता है तो उसका दिमाग ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पोस्टर भी लगा लिया जिसमें लिखा था, रीड फास्टर, अंडरस्टैंड बेटर। एक दिन जब वो ऑफिस में था, उसके बॉस ने उसे एक नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। रिपोर्ट 50 पेज लंबी थी।
बॉस ने कहा, राघव, इसे आज ही खत्म करके बताओ कि हमें क्या करना है। पहले राघव कुछ घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा, ये मेरे लिए परफेक्ट मौका है अपनी नई टेक्निक्स को आजमाने का। उसने रिपोर्ट को पहले स्किम किया, फिर उसने इसे 3 हिस्सों में बांटा। हर हिस्से की हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स पढ़े और आखिर में उसने पूरे टेक्स्ट को ब्लॉक्स में स्कैन किया। सिर्फ 2 घंटे में उसने रिपोर्ट खत्म कर ली। जब उसने अपने बॉस को रिपोर्ट का सार समझाया तो उसके बॉस हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राघव, इतनी जल्दी और इतनी सही एनालिसिस कैसे कर ली? राघव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस एक नई टेक्निक है जो मैंने सीखी है। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने किताब को दोबारा खोला। उसने सोचा, मेमोरी पैलेस और स्पीड रीडिंग ने तो मेरी लाइफ बदल दी। आगे की टेक्निक्स और भी मजेदार होंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले चैप्टर में जो लिखा है वो उसकी सोच से परे होगा। और इस तरह राघव की यात्रा अभी जारी थी। राघव ने किताब का अगला पन्ना पलटा और अगला चैप्टर था इफेक्टिव नोट टेकिंग मेथड्स। अब तक मेमोरी पैलेस और स्पीड रीडिंग जैसी टेक्निक्स ने उसकी जिंदगी को एक नया आयाम दिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि जितनी तेजी से वो पढ़ रहा था उतनी ही जल्दी वो कुछ चीजें भूल भी जाता था। उसने सोचा, शायद नोट्स बनाना एक अच्छा तरीका होगा, पर वो पुराने तरीके, वो तो स्कूल के समय से करता आ रहा हूं, और वही बोरिंग लाइनें और पॉइंट्स लिखने वाला तरीका शायद उतना असरदार नहीं। टांसल आली ने इस चैप्टर में लिखा था कि इफेक्टिव नोट टेकिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग एवरीथिंग डाउन, बट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स सेंस टू योर ब्रेन। राघव को यह बात गहरी लगी। उसने आगे पढ़ा और खुद को तैयार किया कि वो इस चैप्टर को न सिर्फ पढ़ेगा बल्कि अपनी आदतों में भी शामिल करेगा। तंसल ने शुरुआत की माइंड मैपिंग की टेक्निक से। राघव को यह नाम सुनकर ही दिलचस्पी हुई। उसने मन ही मन सोचा, माइंड मैपिंग, ये तो किसी जासूसी फिल्म की तरह लगता है जहां हर चीज को जोड़कर एक पूरा केस सॉल्व किया जाता है। टांसल ने समझाया कि माइंड मैपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी भी जानकारी को, आप एक मुख्य विषय को सेंटर में लिखते हैं और उससे जुड़ी जानकारियों को शाखाओं की तरह फैलाते हैं। ये शाखाएं आपको दिखाती हैं कि कौन सी जानकारी कैसे दूसरी से जुड़ी है। राघव ने इसे तुरंत ट्राई करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी निकाली और बीच में एक बड़ा सा गोला बनाया। उसने उसमें लिखा, ऑफिस प्रोजेक्ट प्लान। अब उसने इस टॉपिक से जुड़े सभी पॉइंट्स को शाखाओं की तरह जोड़ना शुरू किया। पहली शाखा थी बजट, दूसरी टीम मेंबर्स, तीसरी टाइमलाइन, और हर शाखा से उसने और छोटी छोटी शाखाएं बनाई। जैसे बजट के नीचे उसने लिखा रिसोर्सेज, एक्सपेंसेस, कंटिंजेंसी। उसने महसूस किया कि यह तरीका उसकी सोच को काफी क्लियर कर रहा था। पहले जहां वो एक लंबी लिस्ट देखकर कंफ्यूज हो जाता था, अब हर चीज उसके दिमाग में एक पेड़ की तरह फैल रही थी जिसमें हर शाखा का अपना महत्व था। अगले स्टेप में टांसल ने बताया कि नोट्स को विजुअल बनाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा था, द ब्रेन प्रोसेसेस इमेजेस फास्टर देन टेक्स्ट। व्हेन यू क्रिएट कलरफुल विजुअल नोट्स, योर ब्रेन रिटेन्स द इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। राघव ने सोचा, सही बात है, स्कूल में भी जब टीचर रंगीन डायग्राम्स बनाती थीं तो वो ज्यादा याद रहता था। उसने अपनी डायरी में कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल शुरू किया। उसने माइंड मैपिंग को और क्रिएटिव बनाया। हर शाखा को अलग रंग दिया, जैसे बजट को नीला, टीम मेंबर्स को हरा और टाइमलाइन को लाल। उसने सोचा, ये तो खेलने जैसा लग रहा है, पर कमाल की बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक याद रख पा रहा हूं। तंसल ने अगली टेक्निक समझाई, द कॉर्नेल मेथड। राघव ने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था। इस टेक्निक में पेज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, नोट्स सेक्शन, क्यू सेक्शन और सारांश सेक्शन। राघव ने इसे भी ट्राई करने का फैसला किया। उसने एक नई डायरी का पन्ना खोला और उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नोट्स सेक्शन में उसने अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग के मेन पॉइंट्स लिखे। क्यू सेक्शन में उसने कीवर्ड्स लिखे, जैसे बजट इश्यूज या डेडलाइन एडजस्टमेंट्स, और आखिर में समरी सेक्शन में उसने पूरी मीटिंग का सारांश लिखा। उसने महसूस किया कि यह तरीका न सिर्फ उसे चीज़ों को क्लियर करने में मदद कर रहा था, बल्कि जब वो बाद में अपने नोट्स देखता तो उसे सब कुछ तेजी से याद आ जाता। उसने खुद से कहा,
पहले मैं मीटिंग के बाद जो लिखा करता था वो बस बिखरी हुई बातें होती थी। अब ये सब कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। टैंसल ने एक और दिलचस्प टेक्निक बताई, यूजिंग सिंबल्स एंड शॉर्टकट्स। उन्होंने कहा था कि नोट्स बनाते समय हर चीज़ को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप शॉर्टकट्स, सिंबल्स और डूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे समय भी बचता है और नोट्स को रिव्यू करना भी आसान हो जाता है। राघव ने इसे भी अपनाया। उसने अपने नोट्स में सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, किसी महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए उसने एक स्टार का सिंबल बनाया। किसी सवाल के लिए उसने क्वेश्चन मार्क ई इस्तेमाल किया। जो चीज़ें उसे तुरंत करनी थीं, उनके लिए उसने एक तीर का सिंबल बनाया। धीरे धीरे उसके नोट्स ना सिर्फ पढ़ने में आसान हो गए, बल्कि देखने में भी मज़ेदार लगने लगे। लेकिन टंसल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, द बेस्ट नोट टेकिंग मेथड इज द वन दैट वर्क्स फॉर यू। एक्सपेरिमेंट, अडैप्ट एंड रिफाइन। राघव को समझ आ गया था कि हर इंसान का तरीका अलग हो सकता है। उसने तय किया कि वो इन सभी टेक्निक्स को मिलाकर अपनी खुद की स्टाइल बनाएगा। अब राघव जब भी ऑफिस में मीटिंग करता या कोई नया आर्टिकल पढ़ता, वो इन टेक्निक्स को फॉलो करता। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, राघव, तुम्हारे नोट्स इतने क्लियर और प्रैक्टिकल होते हैं कि मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या तुम अपनी टीम को ये सब सिखा सकते हो? राघव के लिए ये एक बड़ा पल था। उसने सोचा, पहले मैं खुद स्ट्रगल करता था कि नोट्स कैसे बनाऊं, और अब मैं दूसरों को सिखाऊंगा। कमाल है। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी डायरी के उस पेज को देखा जहां उसने पहली बार माइंड मैपिंग की थी। उसने महसूस किया कि कैसे हर टेक्निक उसकी सोच और काम करने के तरीके को बदल रही थी। लेकिन उसे एक बात का एहसास था, सीखने की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा जहां और भी नई टेक्निक्स उसका इंतजार कर रही थी। उसने खुद से कहा, चलो अगले लेसन के लिए तैयार होते हैं। राघव ने अगला चैप्टर खोला, कल्टीवेटिंग ए ग्रोथ माइंडसेट। किताब का यह हिस्सा शुरुआत से ही उसके लिए बेहद व्यक्तिगत महसूस हुआ। पहले भी उसने कई बार यह सुना था कि सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब वो अपनी जिंदगी और काम में बड़े बदलाव महसूस कर रहा था, तो उसे लगा कि शायद यही वो गहरा सबक है जिसकी उसे ज़रूरत थी। टैंसल ने शुरुआत में लिखा था, योर पोटेंशियल इज नॉट फिक्स्ड, इट ग्रोज विद एफर्ट, डेडिकेशन एंड अ विलिंगनेस टू लर्न। राघव ने यह लाइन पढ़कर महसूस किया कि उसकी कई असफलताओं का कारण उसकी खुद की सोच रही है। वो हर बार ये मान लेता था कि कुछ चीज़ें उसके बस की बात नहीं है। उसने सोचा, कभी कभी तो मैंने बिना कोशिश किए ही हार मान ली थी, शायद मेरी सोच ही मुझे रोक रही थी। टैंसल ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना कि आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि ये है कि आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। राघव ने इस विचार पर कुछ देर उसे अपने ऑफिस के वो दिन याद आए जब उसने नई स्किल्स सीखने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ मुश्किल होने पर उसने खुद को ये कहकर रोक लिया था, मुझे ये नहीं आता और शायद मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। उसने अब महसूस किया कि वो खुद ही अपनी प्रगति को रोक रहा था। टैंसल ने इस चैप्टर में बताया कि ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे हासिल करने लायक लक्ष्य, स्मॉल अचीवेबल गोल्स सेट करें। उन्होंने लिखा था, When you set small goals and achieve them, it reinforces your belief that you can improve. राघव ने इसे तुरंत आजमाने का फैसला किया। उसने अपने दिन भर के कामों की लिस्ट बनाई और उसमें से एक आसान टास्क चुना, अपने ऑफिस की रिपोर्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना। उसने सोचा, ये मुश्किल नहीं है, मैं इसे कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ ध्यान देना होगा। उसने अपनी डायरी में इसे एक लक्ष्य की तरह लिखा और दिन के आखिर में जब उसने इसे पूरा किया तो उसे एक छोटी सी खुशी महसूस हुई। उसने खुद से कहा, अगर मैं इतना कर सकता हूं तो शायद और भी कर सकता हूं। इसके बाद टैंसल ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए हर छोटी प्रगति को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने लिखा, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स कीप्स यू मोटिवेटेड और रिमाइंड्स यू ऑफ योर पोटेंशियल टू ग्रो। राघव को पहले ये कुछ अजीब लगा। उसने सोचा,
छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने से क्या होगा? असली खुशी तो तब आएगी जब मैं बड़ा कुछ करूंगा। लेकिन फिर उसने एक और टास्क पूरा किया। ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन जिसे लेकर वो बहुत नर्वस था। जब उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है तो उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने कुछ नया किया और ये बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि खुद को सराहने से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। टांसल ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, फेलियर्स आर नॉट द एंड, दे आर फीडबैक। उन्होंने समझाया कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप असफलताओं को एक सबक के रूप में देखें, न कि एक हार के रूप में। उन्होंने लिखा, When something doesn't work out, ask yourself, what can I learn from this? राघव को अपनी पिछली असफलताओं की याद आई। एक बार वो एक प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने गया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। उस वक्त उसने खुद को कोसा था और कहा था, मैं इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन अब उसने इस घटना को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसने सोचा, शायद मैं उस वक्त तैयार नहीं था। अगर मैं उस इंटरव्यू से मिले फीडबैक को ध्यान में रखता तो शायद अगली बार बेहतर कर सकता। अब उसने एक नई आदत शुरू की। जब भी कुछ गलत होता तो वो अपनी डायरी में लिखता कि उससे क्या सीख मिली। एक बार जब उसका ऑफिस का एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया तो उसने खुद से सवाल किया, मैंने कहाँ गलती की और अगली बार मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। उसने देखा कि इस प्रैक्टिस ने उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया था। टांसल ने ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करने के लिए एक और तरीका बताया, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। उन्होंने लिखा था, पिक्चर योरसेल्फ सक्सीडिंग एंड योर ब्रेन विल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट अ रियलिटी। राघव ने इसे भी अपनाने की कोशिश की। हर सुबह वो अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखता जहां वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है। उसने खुद को उस प्रमोशन इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करते हुए देखा। उसने महसूस किया कि ये टेक्निक उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। धीरे धीरे राघव को महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से काफी बदल गई है। पहले जहां वो मुश्किल कामों को देखकर पीछे हट जाता था, अब वो उन्हें एक चुनौती की तरह देखता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज कुछ नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं जानूंगा। मैं सीख सकता हूं, बस मेहनत और धैर्य चाहिए। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। पहले राघव इसे लेकर डर जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, यह मेरा ग्रोथ का मौका है। अगर मैं इसे सही तरीके से करूं तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। उसने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और हर दिन एक एक करके उन पर काम किया। जब उसने प्रोजेक्ट पूरा किया तो न सिर्फ उसके बॉस ने उसकी तारीफ की, बल्कि राघव ने खुद को भी सराहा। उसने सोचा, ये सब उस ग्रोथ माइंडसेट की वजह से हुआ जो मैंने इस किताब से सीखा। उस रात जब वो किताब के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ा तो उसे लगा जैसे उसने अपनी सोच और जिंदगी दोनों को एक नई दिशा दी है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद से कहा, आगे के लेसन्स में और क्या सीखने को मिलेगा, ये सोचकर ही मैं उत्साहित हूं। राघव ने किताब का अगला पन्ना पलटा और उसकी नजर क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट पर पड़ी। उसने खुद से कहा, यह तो कुछ नया नहीं लगता। मैंने पहले भी सुना है कि पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, लेकिन शायद इस बार मुझे इसे गहराई से समझना होगा। टांसल ने शुरुआत में ही लिखा था, Your learning environment plays a significant role in how effectively you absorb information. A cluttered or noisy space can distract you, while a well-organized and calm space can boost your focus. राघव ने इसे पढ़ते ही अपनी चारों तरफ नजर डाली। उसके डेस्क पर किताबें, नोट्स और पुराने बिल्स का ढेर था। लैपटॉप के पास चाय का एक पुराना कप पड़ा था और हर जगह बस बिखरी हुई चीजें थीं। उसने सोचा, शायद मेरा दिमाग भी इसी कमरे जैसा बिखरा हुआ है। अगर ये किताब सही कह रही है तो पहले मुझे इस सब को साफ करना होगा। उसने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा जो हर मिनट पिंग कर रहा था। उसने सोचा, यह भी कितना ध्यान भटकाता है। उसने फोन को उठाया, साइलेंट मोड पर लगाया और अलमारी के अंदर रख दिया। उसने महसूस किया कि इस छोटे से कदम से ही उसका मन कुछ शांत हो गया था। टांसल ने आगे समझाया कि एक डेडिकेटेड लर्निंग स्पेस बनाना कितना जरूरी है। उन्होंने लिखा था, योर ब्रेन एसोसिएट्स स्पेसिफिक स्पेसेस विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज। व्हेन यू क्रिएट अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर लर्निंग, योर माइंड ऑटोमेटिकली स्विचेस इनटू फोकस मोड व्हेन यू एंटर दैट स्पेस। राघव को यह बात दिलचस्प लगी।
उसने महसूस किया कि अब तक वो पढ़ाई कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी सोफे पर, तो कभी बेड पर करता था। उसने सोचा, शायद इसीलिए मैं जल्दी थक जाता हूं। पास एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो सिर्फ सीखने के लिए हो। उसने अपने घर में एक कोना चुना और उसे पूरी तरह से साफ किया। उसने वहां सिर्फ जरूरी चीजें रखी, एक लैंप, अपनी किताबें और एक नोटबुक। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा पौधा भी रखा जिससे वो जगह ज्यादा ताजगी भरी लगे। जब उसने उस कोने को देखा तो उसे लगा कि वो वाकई में एक लर्निंग जोन बन गया है। तांसल ने अगले हिस्से में रूटीन्स की बात की थी। उन्होंने लिखा, एक सुसंगत दिनचर्या आपके दिमाग को सुनिश्चित करने के लिए तैयार करने के लिए सोचता है कि केंद्रित काम के लिए विशिष्ट समय दिन के दौरान। राघव ने सोचा, मेरा कोई रूटीन तो है ही नहीं। कभी मैं सुबह पढ़ता हूं, कभी रात में, और इस वजह से मैं कभी कभी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। उसने तुरंत एक रूटीन बनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो रोज सुबह 7 से 9 बजे तक अपने लर्निंग जोन में बैठकर पढ़ाई करेगा। उसने इस समय को किसी भी और काम के लिए न रखने की कसम खाई। पहले दिन ही जब उसने इस रूटीन को अपनाया तो उसे लगा कि उसका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और एकाग्र है। लेकिन फिर एक समस्या आई, ध्यान भटकाने वाली आवाजें। उसके घर के पास ही एक पार्क था जहां सुबह के समय बच्चे खेलते थे और गाड़ियों का शोर होता था। उसने किताब में पढ़ा कि बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल फोकस कर सकता है, लेकिन टूल्स जैसे नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन या शांत करने वाली संगीत का उपयोग करके मदद कर सकते हैं। राघव ने अपने पुराने ईयरफोन्स निकाले और यूट्यूब पर फोकस म्यूजिक सर्च किया। उसने देखा कि हल्की म्यूजिक बैकग्राउंड में बजाने से उसका ध्यान शोर से हटकर उसके काम पर आ गया। उसे यह तरीका इतना अच्छा लगा कि उसने इसे अपनी नई आदत बना लिया। अगला सबक था ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल्स। टांसल ने लिखा था, disorganization wastes time and mental energy. When your materials are easily accessible and neatly arranged, you can focus entirely on learning. राघव को लगा जैसे ये किताब सीधे उसकी जिंदगी पर कमेंट कर रही है। उसने अपने डेस्क की सारी किताबें और नोट्स व्यवस्थित किए। उसने अलग अलग फोल्डर्स बनाए, वर्क प्रोजेक्ट्स, पर्सनल गोल्स और लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। जब उसने ये किया तो उसे महसूस हुआ कि वो अब ज्यादा स्पष्ट तरीके से सोच सकता है। टांसल ने एक और दिलचस्प बात कही थी, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स की मेक द स्पेस एंजॉयबल, लाइक गुड लाइटिंग, कंफर्टेबल चेयर और इवन सेंट्स की प्रोमोट रिलैक्सेशन। राघव ने इस पर भी अमल किया। उसने अपनी कुर्सी को बदला, एक एर्गोनोमिक कुर्सी खरीदी जो ज्यादा आरामदायक थी। उसने अपनी डेस्क पर एक अरोमा डिफ्यूजर रखा जिससे हल्की लैवेंडर की खुशबू आने लगी। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे बदलाव उसकी उत्पादकता को बढ़ा रहे थे। राघव ने धीरे धीरे ये भी सीखा कि स्टडी सेशंस को कैसे सही तरीके से प्लान करना है। टांसल ने सुझाव दिया था कि अपना अध्ययन समय फोकस्ड इंटरवल्स में बांटें, जैसे कि 25 मिनट का काम फॉलो किया गया है और 5 मिनट का ब्रेक। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। राघव ने इसे आजमाया। उसने अपने फोन पर एक टाइमर सेट किया और पाया कि छोटे छोटे अंतराल में पढ़ाई करना न सिर्फ आसान था बल्कि थकावट भी कम महसूस हो रही थी। धीरे धीरे राघव ने अपनी पढ़ाई और काम के लिए ऐसा माहौल बना लिया था जो उसकी पूरी क्षमता को बाहर लाने में मदद कर रहा था। हर दिन वो अपने लर्निंग जोन में जाता और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसे ये एहसास हो गया था कि एक सही माहौल न केवल आपकी पढ़ाई को आसान बनाता है बल्कि आपकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। उस रात जब उसने किताब के अगले पन्ने की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि ये यात्रा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। राघव की यात्रा अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। उसने किताब के हर अध्याय से बहुत कुछ सीखा था। मास्टरिंग मेमोरी टेक्निक्स से लेकर क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट तक हर सबक ने उसकी जिंदगी में कुछ नया जोड़ा था। लेकिन उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव तो तब होगा जब वो इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह लागू करेगा। उसने अपनी डायरी उठाई और अब तक सीखी गई हर चीज को लिखना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं इसे सही से लिखूं तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने लिखा कि मेमोरी पैलेसेस ने उसे कितनी मदद की।
अब वो बड़ी से बड़ी जानकारी को आसानी से याद कर सकता था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस तकनीक को और बेहतर करेगा। स्पीड रीडिंग के चैप्टर ने भी उसकी जिंदगी आसान बना दी थी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पढ़ पाता था। उसने महसूस किया कि उसे अब वहीं पढ़ने में मजा आता है जो कभी उसे भारी लगता था। उसने अपने ऑफिस में भी सीखे हुए सबक लागू करना शुरू किया। माइंड मैपिंग और इफेक्टिव नोट टेकिंग ने उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाया। उसके सहयोगी और बॉस भी उसकी इस प्रगति को देखकर हैरान थे। लेकिन राघव को सबसे बड़ा बदलाव अपने सोचने के तरीके में महसूस हुआ। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे सिखाया था कि असफलता का मतलब हार नहीं होती। उसने अब हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी क्षमता असीमित है, बस उसे हर दिन कुछ बेहतर बनने की कोशिश करनी है। उसके घर का वह कोना जिसे उसने लर्निंग जोन बनाया था, अब उसका पसंदीदा स्थान बन गया था। हर सुबह जब वो वहां बैठता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो अपनी खुद की दुनिया में आ गया है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ उसके लक्ष्य और उसकी मेहनत का राज चलता है। एक दिन उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। वहां टांसल ने लिखा था, द ट्रू पावर ऑफ लर्निंग लाइज नॉट इन द टेक्निक्स दमसेल्व्स बट इन द कमिटमेंट टू अप्लाई देम कंसिस्टेंटली। ये लाइन पढ़कर राघव को एहसास हुआ कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। उसने किताब को बंद किया और उसे बड़े प्यार से अपनी शेल्फ पर रखा। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, इस किताब ने मुझे सिर्फ सीखने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाया है। राघव अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रेरित था। उसने तय किया कि वो अपनी इस यात्रा को यहीं खत्म नहीं करेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो जो भी सीखेगा उसे दूसरों के साथ भी साझा करेगा, और शायद एक दिन वो खुद भी एक किताब लिखेगा जो किसी और की जिंदगी बदल सके। राघव की यात्रा एक ऐसी किताब से शुरू हुई जिसने उसकी सोचने, सीखने और जीने का तरीका बदल दिया। उसने सबसे पहले सीखा कि याददाश्त को कैसे मजबूत बनाया जाए। मास्टरिंग मेमोरी टेक्निक्स ने उसे बताया कि कैसे जानकारी को एक मेमोरी पैलेस में संगठित किया जा सकता है। उसने सीखा कि किसी भी नई जानकारी को पहले से परिचित चीजों के साथ जोड़ने से उसे याद रखना कितना आसान हो जाता है। राघव ने इस तकनीक को अपने काम और निजी जीवन में अपनाया। अब वह बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल्स आसानी से याद कर लेता था। इसके बाद उसने स्पीड रीडिंग की तकनीक सीखी। उसने समझा कि जल्दी पढ़ने का मतलब सिर्फ पन्नों को तेजी से पलटना नहीं है, बल्कि जानकारी को प्रभावी ढंग से ग्रहण करना है। उसने सब वोकलाइजेशन यानी शब्दों को दिमाग में दोहराने की आदत को कम किया। उसने बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे भागों में पढ़ना और टेक्स्ट को स्किम करना शुरू किया। इससे उसका पढ़ने का समय कम हुआ और समझने की क्षमता बढ़ी। अब वो मुश्किल से मुश्किल दस्तावेज भी जल्दी पढ़ और समझ सकता था। टांसलाली ने उसे प्रभावी नोट्स बनाने के तरीकों से भी परिचित कराया। राघव ने सीखा कि माइंड मैपिंग जैसी तकनीकों से बड़ी जानकारी को छोटे और जुड़े हुए हिस्सों में बांटा जा सकता है। इससे उसे न सिर्फ चीजें याद रखने में मदद मिली, बल्कि जानकारी के बीच के रिश्तों को भी बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। उसने अपने काम के नोट्स को इस तरीके से व्यवस्थित करना शुरू किया जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। ग्रोथ माइंडसेट का पाठ शायद राघव के लिए सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला था। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी सोच थी। उसने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने सीखा कि छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना और असफलताओं को सीखने का जरिया बनाना कितना जरूरी है। उसने अपनी डायरी में अपने हर प्रयास और प्रगति को नोट करना शुरू किया। अब वह अपनी गलतियों से सीखता और आगे बढ़ता था। इसके बाद उसने ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट के महत्व को समझा। उसने सीखा कि एक साफ और व्यवस्थित जगह में काम करना दिमाग को एकाग्र करता है। उसने अपने घर में एक कोना सिर्फ पढ़ाई और सीखने के लिए तैयार किया। उसने वहां से सभी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दी और एक सकारात्मक माहौल बनाया। उसने छोटे छोटे स्टडी सेशंस और ब्रेक के बीच एक संतुलन बनाया जिससे उसकी फोकस और उत्पादकता बढ़ गई। राघव ने इन सभी पाठों को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अपनाया। उसने महसूस किया कि सीखने की यह प्रक्रिया केवल तकनीकों तक सीमित नहीं थी,
बल्कि यह उसके व्यक्तित्व को भी निखार रही थी। वह अब हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ रहा था। उसने समझा कि सीखना कभी खत्म नहीं होता और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत। जब उसने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसे समझ आया कि असली ताकत इन सभी तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने में है। उसने तय किया कि वह इस यात्रा को जारी रखेगा और अपनी सीख को दूसरों के साथ साझा करेगा। राघव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर नए दिन के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।